Hello everyone. In today's lecture, we will be seeing some revision aspect of textile chemical processing aspect. तो हम लोग टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में देख रहे होंगे कि व्हाट वी हैव रेड सो फार एज टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इज कंसर्न्ड. इसी में हम लोग ने कुछ चीज़ों को जो डिस्कशन किया था उसी के बारे में देखेंगे. केमिकल प्रोसेसिंग, इफ आई से अबाउट केमिकल प्रोसेसिंग, तो ये जो वीविंग के बाद का जितना ये जो प्रोसेस आ रहा है इसी में ही आपके केमिकल प्रोसेसिंग के अंडर में आता है. यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ में हम लोग यहाँ पे चीज को देख रहे होंगे इन अ सीक्वेंशियल वे. आप बाकी बेसिक्स तो आप सब जान रहे हो कि सिंजिंग क्या होता है, डीसाइजिंग क्या होता है, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, आप सब पता है आपको. तो यहाँ पे एक टर्म एसोसिएट होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ. बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता था? बियर लैम्बर्ट्स लॉ की अगर हम बात करते थे तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ सेज दैट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द मोनो इलेक्ट्रिक मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ डाई सोल्यूशन. एक डाई से किस तरीके से लाइट का ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में बताया जाता था कि लाइट टकरा रही है किसी में, उसके बाद दूसरे सरफेस पे जा रही है तो कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, उस और किस इंटेंसिटी से एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट हो रही होगी वो बियर लैम्बर्ट्स लॉ बता रहा होता था. इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता था, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी आता था, जिसको एप्साइलन सी एल भी बोलते थे. ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा. ए बोलते हैं एब्जॉर्बेंस को, आई नॉट क्या होता था? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई टी होता था इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द सोल्यूशन. मतलब क्या हुआ? आई नॉट मतलब कितनी लाइट यहाँ पड़ रही है, आई टी कितनी निकली है सोल्यूशन से. सोल्यूशन मतलब आप डाई बात की आप बात कर रहे हैं, तो डाई बात में कुछ ये आपका फैब्रिक है बट उसमें डाई सोल्यूशन भी प्रेजेंट है. तो उससे कितनी डाई निकल पाई है? सी है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एल है लेंथ ऑफ द लाइट पाथ सोल्यूशन. एप्सिलॉन क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसको एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं. तो इट प्रिडिक्ट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्यूशन एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन. तो ये जो अगर आप यहां से देखो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. कई बार क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर हम एब्जॉर्बेंस को 100% इंक्रीज कर, अगर हम कंसंट्रेशन को 100% इंक्रीज कर देंगे तो व्हाट वुड बी द चेंज इन एब्जॉर्बेंस वैल्यू. तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू में क्या चेंज होगा? तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप 100 उधर चेंज करोगे तो 100 इधर भी चेंज हो रहा होगा. ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसको मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से. आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी. जो लाइट सोर्स होता है हमारा, व्हाइट लाइट सोर्स हो रहा होता था, और जो व्हाइट लाइट है वो जब रिफ्लेक्ट होती है, तो जब आप व्हाइट लाइट यहाँ से डिस्पर्स होती है तो इट डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अलग अलग कलर्स में जा रही होती है. ये डाई सोल्यूशन से हो करके जाती है. तो जो एक एब्जॉर्बेंस की अगर हम बात करते हैं, एब्जॉर्बेंस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. हर एक वेवलेंथ की अपनी अपनी एब्जॉर्बेंस होती है. तो अगर व्हाइट लाइट यहाँ जा रही है, पास कर रही है, तो जिस भी पर्टिकुलर लाइट पे एब्जॉर्ब हुई, तो उससे हम लाइट सोर्स का पता कर लेंगे कि किस लाइट सोर्स में ये एब्जॉर्ब हुई है और व्हाट इज द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ दैट. तो वेवलेंथ के हिसाब से हम निकाल लेंगे. विजिबल लाइट की आपको पता है जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर्स होती है. तो यही इसी रेंज में हमको दिख रहा होता है. ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहीं पे फिर आ जाता है कुबिल्का मंक इक्वेशन, जिसको के बाई एस वैल्यू कहते हैं. ये कलर यील्ड के बारे में बताता है, मतलब कलर डेप्थ की बात कर रहे होते हैं. कलर डेप्थ का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है, कितना ज़्यादा लाइट कलर है, वो के बाई एस से बता रहे होते हैं. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप इसको मेजर कर रहे होते हो. it measures the color yield or depth of the color that a unit mass of a dye is able to impart. तो ये जो है इसको जो मेजर किया जाता है वो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू से किया जाता है. उसको ऊपर वाले को हम एब्जॉर्बेंस वैल्यू से कह रहे थे. एब्जॉर्बेंस वैल्यू मतलब लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है. अगर 100% लाइट, जैसे अगर हम कहते हैं कि वाइट वाइट सोर्स है तो वो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है. रिफ्लेक्शन अच्छा होता है. जैसे शीशे की बात करते हैं, आप मिरर की बात करते हो, तो मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा होता है. वेयर एज अगर आप कोई ऐसा सोर्स को लेते हो वहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. जो ब्लैक होता है वहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा होता है. ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके लिए. तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आ रही होगी. ये जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू की जो बात करते हैं, के बाई एस जो निकल के आ रहा होता है,
वन माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन टू आर होता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार गेट में पूछा गया है। के को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, ये जो के बाई एस में होता है के, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बोलते हैं। एस क्या होता है, इसमें एस का टर्म होता है स्कैटरिंग कांस्टेंट, ये बात भी पता होना चाहिए। आर को रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं सैंपल का, ये चीज थोड़ी सी जरूरी है। अच्छा, डाइंग में भी आपने दो तरीके की डाइंग पढ़ी थी, जब हम लोग ने डाइंग की बात करी थी। डाइंग दो तरीके की पढ़ी थी, एक वाटर सॉल्युबल डाई पढ़ी थी और एक इनसॉल्युबल डाई पढ़ी थी। इनसॉल्युबल डाई का मतलब क्या होता था, एक डाइंग और पिगमेंट में डिफरेंस हमने ये समझा था कि डाइंग होता क्या है, डाइंग एक उसी पे ही आप कर सकते हो जिसकी जो है एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर फाइबर। मतलब अगर किसी भी फैब्रिक फाइबर की अगर आप बात कर रहे हो, और अगर आप किसी को भी डाई करना है तो उसकी एफिनिटी मतलब उसका अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर उसका अट्रैक्शन नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो वहां पे डाइंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम टेम्परेचर वेरिएशंस को दे रहे होते थे या कुछ भी प्रोसेस कंडीशंस को चेंज कर रहे होते थे। इस तरह से हम डाइंग की चीज कर रहे होते हैं। बट वेयर एज पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट्स की कोई भी एफिनिटी नहीं होती है, वो बाइंडर की तरह से हम लोग मिला रहे होते हैं। यहाँ पे जो दो चीज होती है, अगर देखो डाई का फाइबर के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अट्रैक्शन बिटवीन द डाई फाइबर एंड द डाई एंड द फाइबर्स फाइबर सरफेस, वो अट्रैक्शन, रिपल्शन किस में होना चाहिए, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डाई और वाटर के बीच में रिपल्शन होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, डाई और डाई सोल्यूशन के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये जो जितनी भी डाई है ये सोल्यूशन से ट्रांसफर होके ये फैब्रिक पे चली जाएगी। प्रोसेस क्या होता है, थ्री स्टेप प्रोसेस होता है। थ्री स्टेप प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरफेस में, फैब्रिक के सरफेस में जो है, फैब्रिक जो है यहाँ पे डाई सरफेस पे आती है, जिसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं, ADSORPTION बोलते हैं, एडसॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद इसको कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है। फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से अंदर जा रहा है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं। ये चीजें आपको पता है। सोल्यूबल डाई में आप डायरेक्ट डाई की बात करते हो, रिएक्टिव डाई की बात कर रहे होते हैं। इनसोल्यूबल डाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वैट डाई की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी डाई इनसोल्यूबल है, इररिस्पेक्टिव वैट डाई है या कोई और डाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोसेस कंडीशंस है उसमें हम सबसे पहले उसको सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम वैट डाई की बात कर रहे हैं तो वैट डाई एक इनसोल्यूबल डाई होती है। इसको इसीलिए पहले इनसोल्यूबल डाई को सोल्यूबल डाई में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वापस से इनसॉल्युबल बना देते हैं। जब हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको ल्यूकोवैट डाई कहते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की रिएक्शन करते हैं। तो Na2H2O4 की रिएक्शन, जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है उससे रिएक्शन करके इसको सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन जब सॉल्युबल हो जाता है तो हम डाइंग कर लेते हैं, फिर वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज द फॉर्म ऑफ वैट डाइंग प्रोसेस। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक डाई के लिए जो बहुत सारी डाइज आपने पढ़ी है, एक कुछ डाइज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो डाइज के टर्मिनोलॉजीज की, डाइज में दो टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है क्रोमोफोर, एक होता है ऑक्सोक्रोम। एक क्रोमोफोर एक ऑक्सोक्रोम की बात कर रहे हैं। क्रोमोफोर गिव्स द डाई सोल्यूशन द पर्टिकुलर कलर्स, दीज आर कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स, वेयर एज ऑक्सोक्रोम्स फंक्शन इज टू इंटेंसिफाई द कलर्स। मतलब क्रोमोफोर का फंक्शन ये होता है कि आप डाई मॉलिक्यूल में कलर को इम्पार्ट कर रहे हो, वेयर एज ऑक्सोक्रोम का क्या काम होता है, वो इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं सिर्फ डाई सोल्यूशन की। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कैसे-कैसे कैलकुलेशन करना है, तो कोई एक स्ट्रक्चर अगर हम बना लेते हैं, सपोज़ करते हैं जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे लगा है एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे कोई बेंज़ीन ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंज़ीन ग्रुप जैसे बेंजीन ग्रुप की बात करते हैं, एन डबल बॉन्ड एन आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये Cl में आया है, और यहाँ पे अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ है, मान लो SO3 Na लगा है यहाँ पे, और SO3 Na यहाँ पे लगा हुआ है, तो और ये क्लोरीन है।
तो यहाँ पे जो है आपको पहचानना है व्हाट आर ऑक्सोक्रोम्स और व्हाट आर क्रोमोफोर्स। तो ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं और क्रोमोफोर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रोमोफोर्स में जनरली जनरली जो क्रोमोफोर्स की पहचान होती है NO और C, ये इस तरीके के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो द क्रोमोफोर्स फोर्स आर बेसिकली नथिंग बट these are unsaturated organic radicals. They generally have a double bond or a triple bond in their structures. तो अगर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है तो आप यहाँ पहचान सकते हो कि ये क्रोमोफोर का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो क्रोमोफोर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, तो आप इस तरह से यहाँ पे पहचान सकते हो। तो क्रोमोफोर अगर नहीं है तो कंपाउंड जो है वो कलरलेस होगा। तो कलर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रोमोफोर हो जाता है। क्रोमोफोर के बिना कलर नहीं आएगा किसी भी कोई भी अगर सॉल्यूशन या की बात आप कर रहे हो। ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, अगर कलर लाइट है तो उसको गाढ़ा करने का हेल्प कर रहे हैं। तो दे ट्राई टू हेल्प इन टू डीपनिंग द कलर, तो वो डीपन करने के लिए कर रहे हैं। तो एन डबल बॉन्ड एन आपका क्रोमोफोर हो गया। और उसके बाद ये जो ग्रुप लगे हैं जहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, NH2 साइड ग्रुप लगा है और एक OH आपका साइड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये जो है इनको बोला जाएगा ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। गेट 2025 में कुछ क्वेश्चन आया था एक, कि उसमें 3-4 आपको ऑप्शन दिए थे, ABCD करके दिए थे। उसमें ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर पहचानना था आपको। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से किए जाते हैं। जब आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो आप ऑक्सो क्रोमोफोर में कह रहे होते हो। बाकी ये जो आपके जो साइड ग्रुप, जो एमाइड ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हो, तो वो बेसिकली होते हैं नथिंग बट ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो। क्रोमो